what is the forensic auditing and how does it differ from statutory audit? What is the true impact of forensic audit on CA fraternity? What qualification and certification are required to start a forensic audit practice? See, अगर अभी न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोर्स करना रहा तो वो वर्चुअली करेगा या फिजिकली अटेंड करना चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है ये कोर्सेस? जिस नीरव मोदी हुआ, उनका एनपीए होने के बाद उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट करवाया, वो भाग गए। उसके बाद ईडी ने उनको कहा कि नाउ इज एस्केप, अब आप ढूंढिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पैसा कहाँ आया और कहाँ यूटिलाइज हुआ और वेयर द साइफनिंग ऑफ टेकन प्लेस। स्टैटिस्टिकली आप देखो, सो एवरी ईयर जब तक आपका फ्रॉड नहीं मिलता है तब तक यू लूज 5% ऑफ योर रेवेन्यू। दिस हैज बीन अ स्टैटिस्टिक व्हिच हैज बीन गिवन बाय अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। एथिकल डायलेमास, ये भी पार्टी बोलती है कि हमारी तरफ से रिपोर्ट मत करो, वो बोलती है प्रेशर रहता है। तो ऐसे केसेस में फॉरेंसिक ऑडिटर वो प्रेशर किस प्रकार से हैंडल करता है या परिस्थिति को किस प्रकार से हैंडल करता है? थोड़ी देर पहले नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, SSCF वॉइस ऑफ सीए इस ग्रुप में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हमारे साथ सीए प्रज्ञा बम बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CPE और इनका डिप्लोमा इन IFRS हुआ है। आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर दी फॉरेंसिक ऑडिट अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रैक्टिसिंग CA, किस प्रकार से CA फॉरेंसिक ऑडिट में आ सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेस है। और आप तो देखते ही होंगे कि भाई कितने सारे धोखाधड़ी के केसेस हो रहे हैं और उसमें फॉरेंसिक ऑडिट की कितनी डिमांड है। तो ये विषय समझने के लिए आज हमारे साथ प्रज्ञा मैम है। मैं प्रज्ञा मैम को एक विनती करता हूँ कि मैम आप थोड़ा बहुत कुछ आपके बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम CA Pradnya Bam. First of all, thank you Ganesh, Prakash, Ankush and Saili for having me. A brief introduction about me. I am a practicing chartered accountant since 8 years. I specialize into forensic audits and risk advisory domain. I've completed my CA and FFD course from Institute, and I am also certified fraud examiner from ACFE US. I have also pursued diploma in IFRS and other PQC courses like anti-money laundering course certificate from Institute. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में। व्हाट इज द फॉरेंसिक ऑडिटिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ का अप्रोच में फ़र्क है, आप जब स्टैट्यूटरी ऑडिट कर, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट्स फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट इज अ स्पेशलाइज्ड ऑडिट where you have to find irregularities which are ethical, moral और फाइनेंशियल अदरवाइज, जहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि क्या गलत हुआ है, व्हाट इज एन एनोमली इन दिस, या व्हाट हैव बीन इरेगुलरिटीज डन बाय द अक्यूज्ड, ठीक है, या फिर हुआ क्या एग्जैक्टली। स्टैट्यूटरी ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट में अप्रोच का फर्क है। जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो, यू आर मोर फोकस्ड ऑन understanding if the company or the associate has complied according to laws or not, whether their financials are true and fair or not, correct? But when you do forensic audit, सबसे बड़ी चीज होती है कि true and correct, fair नहीं बात करते, हम बात करते वो सही है या गलत है, राइट। तो जब हमको बोला जाता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप ओपिनियन देते हो, फोरेंसिक ऑडिट में आप डिसाइड करते हो। So that's a very big difference between forensic audit and statutory. Okay. So what qualification and certification are required to start a forensic audit practice? See, nowadays chartered accountants can practice, but we are seeing more changes. और जैसे आपको काम करना होता है, अदर कंपनीज या क्लाइंट्स या फिर आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रिक्वायर दैट यू बी एटलीस्ट FAFD, that is a certificate course from institute. Additional requirement you can pursue ACFE, जैसे मैंने किया है, certified fraud examiner from ACFE. या आप certified fraud practitioner हो सकते हो। बाकी भी बहुत सारे कोर्सेस है, आप ग्लोबली वो कंटिन्यू करके you can practice anywhere in the world. ये सब ICAI के कोर्सेस है, राइट? नहीं, FAFD जो है वो इंस्टीट्यूट का कोर्स है अपना, ICAI का। बाकी जो ACFE का कोर्स है that is different. ओके। इस इनका टाइम पीरियड कितना रहता है उसमें? सी, FAFD का कोर्स 3 महीने में हो जाता है। CFE का कोर्स अगर आप करो, विच इज बाय एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, जो मैंने किया है, सो इट रफली टुक मी 3 months टू स्टडी एंड 4 days टू क्लियर एग्जाम। ओके। अगर अभी न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोर्स करना रहा तो वो वर्चुअली करेगा या
फिजिकली अटेंड करना चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है ये कोर्सेस? दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि सामने वाले का टाइम अवेलेबिलिटी कैसा है, बट आई पर्सनली सजेस्ट डूइंग इट फिजिकली. ओके. दो चीजें हैं उसमें, बिकॉज एक यू मीट लाइक माइंडेड पीपल, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डोमेन. सेकंड, जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो Right. बेटर होती है, क्योंकि जो आपका करिकुलम है फाइनल तक का, वहाँ पे कहीं पे भी फाइनेंस फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में बात नहीं हो रही है. राइट. तो जब आप फिजिकली करोगे तो यू विल हैव टीचर्स, यू विल हैव योर प्योर्स जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में मदद करेंगे. फॉरेंसिक अगर ऑडिट हमें करना है तो वो कौन से एरियाज में करने के लिए जरूरी रहता है? सी, आई डिवाइड फॉरेंसिक ऑडिट इनटू 2 डोमेन्स, एक प्रोएक्टिव डोमेन और एक डिटेक्टिव डोमेन. सपोज जैसे अब सेबी के साथ आप काम कर रहे हो या आप ईडी के साथ काम कर रहे हो, सो ये डिटेक्टिव डोमेन हो जाता है. जब या कोई आप विसल ब्लोअर एलिगेशन इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो ये आपका डिटेक्टिव डोमेन हो जाता है, जहाँ पे एक्चुअल फ्रॉड हो चुका है, आइडेंटिफाई हो चुका है और आपको ढूंढना है. ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी हुआ, उनका एनपीए होने के बाद उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट करवाया, वो भाग गए. उसके बाद ईडी ने उनको कहा कि नाउ ही इज एस्केप, अब आप ढूंढिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पैसा कहाँ आया और कहाँ यूटिलाइज हुआ, और वेयर द साइफनिंग ऑफ हैज टेकन प्लेस. ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ डिटेक्टिव डोमेन. ऐसे अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और ये आपको अपॉइंट करें. दूसरा होता है प्रोएक्टिव डोमेन, जहाँ पे आप फ्रॉड ढूंढने होने के पहले, मतलब डिटेक्ट होने के पहले, यू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रेड फ्लैग्स. ओके. जैसे सपोज आई हैव अ कंपनी, ठीक है, मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया था. दे हैड अ स्टाफ ऑफ मोर देन 500 पीपल एंड उन लोगों का बिजनेस था वाज इन 4 एरियाज. सो उनका कंसर्न ये था कि उनको लग रहा था कि प्रोक्योरमेंट में उनके यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, कि जो उनके प्रोक्योरमेंट के पर्सन है दे आर टेकिंग किकबैक्स. दे वर नॉट श्योर ऑफ हैपनिंग, बट एक छोटा सा इंट्यूशन था. So we help them in strengthening their internal controls, identifying red flags. क्योंकि स्टैटिस्टिकली आप देखो, सो एवरी ईयर जब तक आपका फ्रॉड नहीं मिलता है तब तक यू लूज 5% ऑफ योर रेवेन्यू. दिस हैज बीन अ स्टैटिस्टिक विच हैज बीन गिवन बाय अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. सो प्रोएक्टिव डोमेन में आपको ये स्कोप है कि आप जितने जल्दी फ्रॉड ढूंढो, आपके क्लाइंट का उतना पैसा बचता. अभी फॉरेंसिक ऑडिट में आप कौन से टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल? सी, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स और बहुत सारा डेवलपमेंट एक्चुअली हो रहा है. जैसे जैसे अब एआई का जो आ रहा है उसकी वजह से भी टूल्स भी बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं, अपने मार्केट में आ रहे हैं. सो जैसे आप आइडिया ले लिए, एसीएल ले लिए, दिस आर द मोस्ट कॉमन टूल्स. इसके बारे में आपको इंस्टीट्यूट का जो एफएफडी कोर्स है उसमें भी पढ़ाया जाता है. सो जैसे आप जिस काम करते हो, जैसे आप साइबर फॉरेंसिक आप करोगे तो वहाँ के टूल्स अलग है. वहाँ पे आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स के टूल यूज करने पड़ते हैं. जब आप फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करते हो तब आपके टूल्स अलग है. बट अगर इफ यू आस्क मी बेसिक तो बहुत ज़्यादा है तो एक्सेल, बिकॉज आपको पैटर्न ढूंढने में, एस्टैब्लिश करने में एक्सेल यू हैव टू बी वेरी गुड एट. यू हैव टू एक्सेल एट एक्सेल. कौन से क्लाइंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है और उसका फ्री स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सी, जैसे सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो आजकल जो फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिनके पास ये केसेस आते हैं, आप ईडी ले लीजिए, आप सेबी ले लीजिए, आप सीबीआई ले लीजिए, आप हमारा महाराष्ट्र पुलिस ले लीजिए, स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑल ओवर इंडिया हैव स्टार्टेड एम्पैनलिंग. ठीक है, दिस आर वन एरिया वेयर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड. राइट. सेकेंड आर विसल ब्लोअर एलिगेशंस, जहाँ पे आपको विसल ब्लोअर मैकेनिज्म है जिस कंपनी में, और वहाँ पे दे हैव टू कंपल्सरीली इन्वेस्टिगेट ऑल द विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स व्हिच दे रिसीव. सो दैट इज वन एरिया व्हिच यू कैन लुक एट. थर्ड एरिया है कि आप ट्रांजैक्शन ऑडिट कर सकते हो. इंसॉल्वेंसी एनसीएलटी और आईबीसी एक्ट के अंडर यू हैव टू डू ट्रांजैक्शन ऑडिट. फोर्थ, जैसे मैंने प्रोएक्टिव डोमेन के बारे में बताया, आप जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट करोगे आप ये काम में और आगे जा सकते हो. ओके. हम फीस क्या चार्ज कर सकते हैं? गेटिंग बैक टू इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ असाइनमेंट. ओके. जनरली यू चार्ज आपको कितना पीछे जाना है. हाँ. अब जैसे ट्रांजैक्शन ऑडिट में लुक बैक पीरियड का कंसेप्ट है कि आपको 2 साल के लिए आपको पीछे देखना है कि क्या आपकी यूएफई ट्रांजैक्शंस हुए. तो उसके लिए आप उस हिसाब से क्वांटम डिसाइड करोगे और फीस डिसाइड करोगे. जब आप मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इन्वेस्टिगेट करते हो तब आप वो क्वांटम अंडरस्टैंड करते हो कि ओके फाइन, दिस इज गोइंग टू टेक मी दिस मच ऑफ आवर्स. दिस इज हाउ जनरली फॉरेंसिक ऑडिटर्स डिड्यूस देयर फीस. कि मतलब मुझे समझना है कि मुझे ये काम करने के लिए मुझे कितना मैन पावर लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे, उसके हिसाब से आप फीस डिसाइड करते हो. बट बिकॉज दिस इज अ वेरी नीश एरिया एंड स्पेशलाइज्ड एरिया, अगर आपका इमेज बिल्ड हो जाता है, आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है और आप
कंस्टेंटली क्वालिटी काम कर रहे हो, सो यू कैन कमांड योर फीस. फॉरेंसिक ऑडिट कहाँ से स्टार्ट करें और इंडिया में फॉरेंसिक ऑडिट करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसको कैसे टैकल करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में जैसे अप्रोच का फर्क है, पर जो बेस है ना आपका वो सिमिलर है. सो फर्स्ट आप पहले तो डेटा कलेक्शन से शुरू कीजिए, ठीक है. मतलब आप समझिए कि केस क्या है, आप फैक्ट्स ऑफ द केस अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप उसको एनालाइज कीजिए. एक बार एनालाइज हुआ, आपका पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ, तो वो पैटर्न को वेरीफाई करने के लिए यू गेट डॉक्यूमेंट्स. आप प्रूफ लाइए, आप फाइंडिंग्स डिड्यूस कीजिए. ओके. बट द बिगेस्ट चैलेंज इज डेटा अवेलेबिलिटी. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट यू आर डूइंग टू एक्सप्लेन इट टू रेगुलेटर्स. ओके. जिसने आपको अपॉइंट किया है, ये डिफाइन करना कि आपका स्कोप है, ये भी बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है. कि फॉर एग्जाम्पल ये फ्रॉड हुआ है, इसमें मेरा स्कोप कितना है, ये एक्सप्लेन करते करते आपको प्रॉब्लम आ जाता है. ओके. फॉरेंसिक ऑडिटर का रोल क्या है लीगल प्रोसीडिंग और रेगुलेटरी कंप्लेंट्स में? लीगल प्रोसीडिंग्स में जैसे अब हम लोग जिन विक्टिम्स के साइड से काम करते हैं, दे अपॉइंट अ लॉयर. वी कैन नॉट प्रेजेंट इन हाई कोर्ट्स ये सारे रिपोर्ट्स. बट जब हमारी रिपोर्ट जाती है, लॉयर्स नीड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हमने लिखा क्या है. वी हैव टू मेक देम एक्सप्लेन कि ओके पैसा यहाँ से आया, पैसा वहाँ गया, या ये 1 2 3 4 इरेगुलरिटीज थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे वी वर डिस्कसिंग नीरव मोदी का केस, तो हाई कोर्ट में केस चली गई, बराबर, आपने आपकी रिपोर्ट भी दे दी होगी फॉरेंसिक ऑडिटर ने, पर टू एक्सप्लेन लीगल अथॉरिटीज कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, हाउ मनी वाज प्रोक्योर्ड, हाउ इट वाज यूटिलाइज्ड, और रादर इट वाज साइफन्ड ऑफ, और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे. दिस इज व्हाट वी एक्ट एज. यस, एक्चुअली क्या है कि काफ़ी सारे धोखाधड़ी के केसेस इंडिया में होते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब होते हैं. उसमें इंडिया में फॉरेंसिक ऑडिटर की कितनी डिमांड है और सीए इसमें किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं? सी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फॉरेंसिक ऑडिटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, लोग रिपोर्ट करना चालू कर रहे हैं, और लीगल अथॉरिटीज या कंपनीज हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब दे डोंट हैव अ इन हाउस एक्सपर्ट टू डू दिस. So that is why they have started onboarding consultants like chartered accountants who specialize into this domain. So first is I see a very bright future in next 5 years. जैसे जैसे awareness बढ़ेगा और जैसे जैसे reportings बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा काम बढ़ते जाएगा. Second you asked कि how to enter this field. I personally started working with a very senior professional जिनको इस डोमेन में काम करने का 10-15 साल का एक्सपीरियंस था. He took me under his wings. उन्होंने मुझे सिखाया कि how to start, how to move forward. So if you ask me, I've also worked with other senior professionals. मैंने 2 साल तकरीबन दूसरे सीनियर सीएस के साथ काम किया. पहले समझा कि what are exactly expectations out of this domain, and then I started building on it. Because आपका असाइनमेंट जो होता है फॉरेंसिक का, it is one part is finding, but second part is also how you write a report, how you draft a report. So ये maturity आने के लिए first you will have to work with a senior professional. There are a lot of senior professionals who will be ready to help out junior CAs in this domain, because we need more people working in this domain. उसके बाद फिर आपको जैसे you get hang of it, you can start your own practice. एक्चुअली कैसे कि फॉरेंसिक ऑडिट करते समय काफ़ी बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि जिसमें हमें जो मत बोलते कि भाई एथिकल डायलेमास, ये भी पार्टी बोलती कि हमारी तरफ से रिपोर्ट मत करो, वो बोलती है प्रेशर रहता है. तो ऐसे केसेस में फॉरेंसिक ऑडिटर वो प्रेशर किस प्रकार से हैंडल करता है या परिस्थिति को किस प्रकार से हैंडल करता है? थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द बिगेस्ट, मतलब व्हाट आर द एग्जैक्ट क्वालिफिकेशंस यू रिक्वायर. क्वालिफिकेशंस के साथ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑल्सो विच यू रिक्वायर. आई हैव टू बी अ वेरी पर्सन ऑफ प्रिंसिपल इंटीग्रिटी. हाउ एथिकल आई एम एंड हाउ अनबायस्ड आई एम. मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे किसी ने अपॉइंट किया, ठीक है, एंड दे एक्सपेक्टेड टू फाइंड मी समथिंग, यू नो, फ्रॉड वर्ड वगैरह ढूंढने के लिए उन्होंने मुझे कहा. एंड व्हेन आई कुड नॉट फाइंड, मतलब मुझे लगा
आवर जॉब इज टू सब्सटेंशिएट दिस एलिगेशंस, मतलब ये हुआ है या नहीं हुआ है, ये फाइंडिंग्स ढूंढने का काम हमारा है. टू डिसाइड वेदर द अदर पार्टी इज गिल्टी और नॉट इज नॉट आवर जॉब. आवर जॉब इज टू फाइंड कि जो एलिगेशंस है वेदर दे आर करेक्ट और नॉट. सो अनबायस्ड होना इज अ वेरी बिग क्वालिटी. तो जब आप अनबायस्ड होते हो इस काम में, तब अपने आप आपके जो एथिकल डिलेमास है वो सॉल्व हो जाते हैं. एंड सेकेंड थिंग, जो प्रेशर की भी आप बात कर रहे हो, अगर आपको पता है कि आपने काम सही तरीके से किया है एंड यू हैव बीन वेरी ट्रू टू योर वर्क, आप इजीली ये प्रेशर शेड ऑफ कर सकते हो. बिकॉज आपको पता है कि आप जो लिख रहे हो ये अनबायस्ड है, ये करेक्ट है, एंड दिस विल स्टैंड इन कोर्ट ऑफ लॉ वेर एवर इट गोज. तब ये प्रेशर आपको प्रेशर नहीं लगता है. ओके. तो काफ़ी सारे सीएस हैं जिन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट का डिप्लोमा या कोर्स किया है, लेकिन अभी भी उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है. तो वो ईओडब्ल्यू से किस प्रकार से अप्रोच होकर काम ले सकते हैं? ईओडब्ल्यू एम्पैनल करती है फर्म्स को. उनके 4 कैटेगरी होती है, ABCD. उसका GR निकलता है, जो गवर्नमेंट ये निकलता है. तो उसके बाद में अगर आप एम्पैनल होते हो, सो दे इन्फॉर्म यू कि कौन से केसेस में उनको फॉरेंसिक ऑडिटर की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू फाइल द टेंडर. उस तरीके से आपको काम मिल सकता है. ओके. और सबसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है कि देखो, आप तो मतलब यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट दिख रहे हो, तो आप जो जितने भी लेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको आप किस प्रकार से फॉरेंसिक ऑडिट में आने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं? मतलब क्या आपका संदेश रहेगा? सी द बिगेस्ट, मतलब मैं अगर कहूँ एसेट हमारे पास ये है, फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दैट यू नो हम लोग मतलब नॉट टू टेक इट अदरवाइज टू मेल CAs, बट फीमेल CAs टेंड टू वर्क वेरी साइलेंटली. हम लोग बहुत साइलेंटली डिसिप्लिन तरीके में हमारा काम करते हैं. हम लोग बहुत फोकस तरीके से हमारा काम करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड फॉर देम, बिकॉज यहाँ पे फोकस, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है. और एक और चीज़ है कि अगर हम लोग बाहर आए, नेटवर्किंग करें, अगर हम लोग विजिबिलिटी अपनी बनाएं एज अ वीमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हम लोगों को काम मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कि व्हाट इज द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट ऑन सीए फैटर्निटी? मतलब सीए फैटर्निटी ने किस प्रकार से इसको आगे बढ़ना चाहिए? प्रैक्टिकल सबसे एग्जांपल. पहला, इफ यू आस्क मी इम्पैक्ट, तो जो ILNFS का केस हुआ था, ओके. ठीक है, तो इट लेड टू नाफरा. ओके. दैट इज हाउ द प्रेशर वॉज बिल्ड. नाफरा वॉज ऑलरेडी इन द एक्ट, बट जब जो नीड पड़ी वो लाने की, बिकॉज ILNFS में उनको इतनी सारी इरेगुलरिटीज मिली जिसमें दे फेल्ट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल्ट शॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन. सो दैट इज हाउ नाफरा वॉज बॉर्न. सेकेंड, अगर आप मुझे पूछो कि नॉर्मल, यू नो, आई एम प्रैक्टिसिंग इन पुणे, मुझे नाफरा का कोई ये नहीं है, हाउ इट इम्पैक्टेड मी. आप कारो 2020 देखिए, वहाँ पे आपको यू हैव टू रिपोर्ट ऑन बेनामी ट्रांजैक्शंस, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन whether all the whistleblower allegations have been investigated or not. Yes. You have to report whether audit trail has been active or not. Yes. ये सारी चीजें पास्ट केसेस से रेगुलेटर्स ने अंडरस्टैंड की, समझा कि कहाँ CA लोगों से उनको रिपोर्टिंग का एक्सपेक्टेशन है ताकि जल्दी फ्रॉड्स रिपोर्ट हो सके. तो जैसे जैसे उनको समझ रहा है ना, वैसे वैसे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट ओनस दे आर पुटिंग ऑन अस. या जैसे आप GST की रिपोर्टिंग देख लीजिए, उन्होंने एनालाइज किया उनके पुराने केसेस. अब जैसे ये फेक इनवॉइसेस के केसेस होते हैं, या जहां उनको लगता है कि क्रेडिट जो है वो फेक इनपुट क्रेडिट लिया जा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने 2B लाया, 3B लाया, ताकि उनका ट्रैकिंग इंक्रीज हो सके. सो अगर आप मुझे पूछो रेगुलर प्रैक्टिशनर को क्या है, आपका ओनस बढ़ चुका है अब, बिकॉज समहाउ वी आर शॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस. सो हमारी रिपोर्टिंग बढ़ती जा रही है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जा रहा है, और हमारा उसको देखने का तरीका भी बदलता जा रहा है. जब तक आप इंडिपेंडेंस, ये चीज सिर्फ थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकली लाओगे ना, तब तक आप सही तरीके से इस चीज का इम्पैक्ट नहीं समझ पाओगे. जरूर. अभी एक कॉमन में क्वेश्चन पूछता हूँ मैडम, अगर आपको कुछ पॉलिसी फॉर्मेशन का समझो अगर कहीं पे रोल मिल गया, तो सीए फैटर्निटी में आप किस प्रकार से पॉलिसी फॉर्मेशन में इनोवेशन और मतलब और भी स्ट्रेंथन कैसे कर सकोगे उसमें? जैसे आपने कहा कि वी आर ऑल यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड हम सब लोग प्रैक्टिसिंग CAs. तो जब कोई भी यंग CA या विमेन CA आती है, उसके लिए सबसे बड़ा
डिफिकल्टी ये होता है कि हाउ विल शी और ही विल गेट एक्सेस टू यू नो मेंटरशिप या सीनियर सीएस. हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते, बट क्लाइंट कैसे अक्वायर करना है, आपके प्रोसेस कैसे होने चाहिए, आपके सिस्टम कैसे होने चाहिए, ये हम लोग वी फेल शॉर्ट ऑफ इट. सो मुझे लगता है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि आज के तारीख में बहुत ज़रूरी है यंग सीएस के लिए, इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. यंग सीएस कैन नेटवर्क विद सीनियर सीएस. और जो आजकल सीनियर सीएस कंप्लेन कर रहे हैं कि यू नो वी आर नॉट फाइंडिंग पीपल हु आर रेडी टू कम इन टू प्रैक्टिस. अगर हम लोग पॉलिसी के थ्रू ये चीज़ अगर सॉल्व कर सके तो दिस कैन ब्रिंग सीनियर एंड यंगर सीएस ऑन सेम प्लेटफॉर्म. और दूसरा चीज़ जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है. मतलब जो रिसोर्सेस हम लोग ला रहे हैं या वी आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट सच में हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या काम कर सकते हैं ताकि वी कैन एक्चुअली ब्रिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट और हमारा टाइम कम हो. ऑटोमेशन पे फोकस. ऑटोमेशन. करेक्ट. वेरी वेरी थैंक यू मैम. आपने फॉरेंसिक ऑडिट और उसके साथ साथ वुमन एम्पावरमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें बताया है. इसके लिए एसएससी वॉइस ऑफ सीए आपका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा. और उसी के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ. साथ ही मैं सीए अंकुश जी का भी धन्यवाद कहता हूँ, साइली मैडम का भी धन्यवाद कहता हूँ और सीए प्रकाश पाटिल जी का भी धन्यवाद कहता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.